हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर कवर करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। तो जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा कि हर चैप्टर एक स्टोरी से शुरू किया हुआ है, तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी से शुरू किया हुआ है। हाँ जी, कहता है कि गुरप्रीत, मधु एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। तो टिलिंग लैंड होता है खेतों की जुताई करना, खेतों को खेती के लिए तैयार करना। तो कहता है कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। जुताई मीन्स कि उस खेत को तैयार करते हुए देखा फसल उगाने के लिए। The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile। हाँ जी, तो मैनोर होती है कुदरती खाद जो वेस्ट से बनती है। जैसे गाय भैंस, इनके वेस्ट से बनने वाली जो खाद होती है उसको मैनोर बोल देते हैं। तो कहता है कि किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहा है। तो गेहूं की बुआई कर रहा है, गेहूं बीज रहा है वो, ठीक है। और कहता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाल रहा है, ठीक है। तो वो खेतों की बिजाई कर रहा है, ठीक है। और मिट्टी, जो वहाँ की मिट्टी है ना, उसको उपजाऊ बनाने के लिए मैनोर खाद डाल रहा है उसमें। तो मैनोर क्या होती है, गोबर वाली खाद आ जाती है, जिसमें बोल सकते हो गाय भैंस बकरी, इनका जो वेस्ट होता है उनसे ये बनती है। तो फर्टाइल का मीनिंग होता है उपजाऊ बनाना, ठीक है। तो कहता है कि he told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factory to make bread and biscuits from flour। तो फ्लोर हो गया आपका आटा, फेच होता है दिलाना, ठीक है। वैसे फेच का मतलब होता है लाना, ठीक है। तो यहाँ पे फेच का मतलब हो गया दाम पर बिकना, ठीक है। तो कहता है कि उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। तो वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है कि जो गेहूं वो बोएगा ना, वो मंडी में अच्छी कीमत पे बिकेगा, जहाँ से उसे आटे में परिवर्तित करके। तो गेहूं मंडी में जाएगा, मंडी से उसको आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। वो आस करता है कि उसका जो गेहूं है मंडी में अच्छी कीमत पे बिकेगा, वहाँ से मंडी से उसको आटा बना के, ठीक है, फैक्ट्री में भेजा जाएगा। वहाँ पे उसके ब्रेड और बिस्किट्स बनेंगे। उसके आटे से, जो आटा होगा फ्लोर होगा, उससे ब्रेड और बिस्किट बनेंगे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ट्रांसफॉर्मेशन होता है परिवर्तन या बदलाव कह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, कहता है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि इस तब्दीली में जो पौधे से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो जो तब्दीली होती है प्लांट से, जो तैयार वस्तु बनाई जाती है, इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उसमें 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती है, ठीक है। जो पौधे से, ठीक है, तैयार माल बनाया जाता है, ये तब्दीली की जाती है, ठीक है। इसमें 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं की जाती है जिससे ये तब्दीली होती है। तो दीज आर प्राइमरी। तो यह क्रिया कौन कौन सी होती है? प्राइमरी क्रिया होती है, दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। तो इसको क्या बोलेंगे, जो थर्ड वाली है टर्शरी एक्टिविटी बोलेंगे इसको। तो कहता है कि यह है प्राथमिक, प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीय दूसरे नंबर वाली, एंड टर्शरी हो गया हमारा तीसरे नंबर वाली एक्टिविटी है। तो 3 तरह की एक्टिविटियों में से ये सारा प्रोसीजर गुजरता है। हाँ जी, कहता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़
include all those connected with extraction and production of natural resources। मीन्स कि जो प्राइमरी होती, प्राथमिक जहाँ पहले दर्जे वाली क्रिया के अंतर्गत कहता है कि उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका जो संबंध होता है प्राकृतिक साधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। मीन्स कि उनके निचोड़ से होता है, या कह सकते हैं उनके संग्रह से होता है। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब निचोड़ भी कह सकते हो, निष्कर्षण भी कह सकते हो, और संग्रह भी कह सकते हो। हाँ जी, कहता है कि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, फिशिंग मछली पालना एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल। तो इकट्ठा करना इनकी कुछ मुख्य एग्जाम्पल्स हैं, अच्छी एग्जाम्पल हैं। तो कहता है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। हाँ जी, तो कहता है कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, दूसरे नंबर वाली जो क्रिया है, कहता है कि इस कंसर्न होता है, संबंध रखती है विद द प्रोसेसिंग। तो इसकी प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, तो वह रिसोर्सिंग की प्रोसेसिंग के साथ संबंध रखती है। ठीक है, तो पहले में कुदरती रिसोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं, दूसरे में उन कुदरती रिसोर्सों के ऊपर काम किया जाता है। प्रोसेसिंग किसी चीज़ के ऊपर काम करना होता है। हाँ जी, कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड्स एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स आर एग्जाम्पल ऑफ दीज एक्टिविटीज़। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील होता है स्टील को बनाना। ठीक है, बेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया आपका डबल रोटी पकाना। ठीक है, तो वीविंग ऑफ क्लोथ्स हो गया आपका कपड़ा बुनना। कहता है कि इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो ठीक है, ये सारे के सारे इस क्रियाओं के क्या है, एग्जाम्पल्स है। हाँ जी, तो आगे कहता है कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। तो कहता है कि तीसरे नंबर वाली जो क्रिया होती है, ठीक है, पहले और दूसरे के क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, जो तीसरी एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, जो पहली क्रिया होती है और दूसरे जो क्रिया वाला क्षेत्र आ जाता है, तो उनको सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, कहता है कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, व्यापार हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़। टर्शियरी एक्टिविटी, तो कहता है कि ये सारी की सारी इनकी एग्जाम्पल है। ठीक है, यातायात हो गया, व्यापार होगी, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, तो ये सारी क्रियाएँ इसके उदाहरण हैं। कौन सी क्रिया के उदाहरण है, टर्शियरी क्रिया के, मीन्स कि तीसरे दर्जे वाली क्रिया के। हाँ जी, आगे कहता है कि एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। तो जो खेती बाड़ी है, ठीक है, कृषि है, कहता है कि प्राथमिक क्रिया है। तो ये प्राथमिक क्रिया है, पहले नंबर वाली क्रिया है। इट इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स होता है शामिल होना। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक्स होता है पशुधन। हाँ जी, कहता है कि फसलों को, फलों को, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल होता है। तो ये सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। दोबारा से देखो, फसल, फल, सब्जियां, फूलों को उगाना और जो पशुधन है पालना इसमें शामिल होता है। हाँ जी, कहता है कि इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सनस आर इंगेज्ड, मीन्स शामिल होना, संगठन होना जिसको बोलते हैं, शामिल होना इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो कहता है कि विश्व के 50% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी से संबंधित क्रियाओं में लगे हुए हैं। ठीक है, उनमें शामिल है, एंगेज्ड हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो कहता है कि 2/3 ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो है, इंडियाज़ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो कहता है कि भारत की 2/3 जो जनसंख्या है अब तक जो खेती बाड़ी पर निर्भर है। ठीक है, तो खेती बाड़ी के ऊपर इंडिया की 2/3 जो जनसंख्या अभी निर्भर है। हाँ जी, फेवरेबल टोपोग्राफी, तो फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉयल एंड क्लाइमेट आर
वाइटल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो वाइटल होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो टोपोग्राफी होता है भौगोलिक स्थिति, ठीक है। स्थलकृति बोल सकते हैं किस तरह की वहाँ पे ज़मीन है, ठीक है। टेम्परेचर कैसा है, वो सारा कुछ इसी में आ जाता है। हाँ जी, कहता है कि अनुकूलन स्थलकृति, अनुकूलन टोपोग्राफी हो गया कि अनुकूल होनी चाहिए वहाँ की जो स्थलकृति है। ऑफ सॉयल, मिट्टी की, मिट्टी जो होगी हमारी सॉयल आ गई मिट्टी, तो क्लाइमेट जलवायु हो गया, ठीक है। कि खेती बाड़ी क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है, ठीक है, ज़रूरी है, तो वहाँ की अनुकूल स्थलकृति होनी चाहिए जो मिट्टी और जलवायु है, ठीक है। खेती बाड़ी क्रियाकलाप के लिए एक कहता है कि अनिवार्य है, ज़रूरी है। हाँ जी, आगे कहता है कि द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल। एरेबल हो लैंड, तो एरेबल लैंड होती है कृषि योग्य भूमि, खेती बाड़ी योग्य भूमि, ठीक है। तो एरेबल होती है खेती बाड़ी योग्य, ठीक है। एरेबल लैंड खेती बाड़ी योग्य भूमि। हाँ जी, कहता है कि जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है, तो खेती के अधीन आने वाली भूमि कहलाती है। तो कहता है कि फिगर 4.1, तो फिगर 4.1 पे हम इसको देखेंगे। हाँ जी, आगे कहता है कि इन द मैप you can see that agriculture activities, in the map you can see that agriculture activities is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist। हाँ जी, कहता है कि आप देख सकते हो, आप देख सकते हो खेती बाड़ी गतिविधियाँ, खेती बाड़ी से रिलेटेड जो गतिविधियाँ हैं दुनिया के उन क्षेत्रों में, दुनिया के उन क्षेत्रों में केंद्रित है जहाँ फसल के बढ़ने के लिए उपयुक्त कारक मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ पे फसल के बढ़ने के लिए उपयुक्त कारक हैं, ठीक है। उनको किस तरह की कंडीशन चाहिए फसल को, ठीक है, किस तरह की मिट्टी चाहिए, तो क्लाइमेट कैसा चाहिए, बारिश कितनी चाहिए, तो इस तरह के कारक जहाँ पे है तो वहीं पे फसल ग्रो होती है। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा, ये सारी कृषि योग्य भूमि है जो दिखाई हुई है, डार्क सा कलर है, ये देखिए ये आपकी बुक पे बना हुआ है। तो ये सारी कृषि योग्य भूमि है। कौन सी भूमि है ये? एरेबल लैंड। तो कौन सी है? एरेबल लैंड्स है ये कृषि योग्य भूमि। हाँ जी, आगे आ गया वर्ड ओरिजिन। तो इसका मतलब हो गया शब्द की उत्पत्ति। तो कहता है कि द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो कहता है कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है, शब्द है ना, तो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? एगर और एग्री, ठीक है, एगर या एग्री से लिया गया है। मीनिंग सॉयल, तो जिसका मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, मीनिंग सॉयल। एंड कल्चर, मीनिंग, तो कल्चर का मीनिंग क्या होता है? कल्टीवेशन, खेती, ठीक है, कल्टीवेशन खेती, और टिलिंग ऑफ सॉयल, ठीक है। टिलिंग ऑफ सॉयल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, खेत की जुताई जिसको बोल सकते हैं। हाँ जी, डू यू नो कहता है कि आप जानते हो। तो इसमें देखते हैं एग्रीकल्चर, कहता है कि द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉयल, रेजिंग, रेजिंग होता है बढ़ोतरी, ठीक है। तो रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक्स, कहता है कि मिट्टी की जुताई, ठीक है, फसलों को उगाना, और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। तो पशुपालना एक विज्ञान है और कला है, ठीक है। कहता है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड फार्मिंग, तो इसे खेती भी कहते हैं।
हाँ जी, तो ये एग्रीकल्चर का मीनिंग है, इसको ध्यान से समझ लो क्योंकि ये आपको 9th क्लास 10th क्लास में भी ये दोबारा से फिर आएगा। कहता है कि मिट्टी की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। ठीक है, इसे खेती भी कहते हैं। तो आगे आ गया हमारा सेरीकल्चर। तो ये डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे, एग्रीकल्चर, ठीक है, सेरी कल्चर, पिसी कल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो पहले हम बात करते हैं सेरीकल्चर क्या होता है। कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो कहता है कि इसको बोलते हैं जो सेरीकल्चर होता है रेशम उत्पादन। ठीक है, रेशम के कीड़ों को पाल के उनसे उत्पादन बनाना, रेशम प्राप्त करना। तो कहता है कि रेशम के कीटों का वंजीकरण पालन, ठीक है, उनको पालना। कमर्शियल का मतलब होता है कि व्यापार करके, ठीक है, उनसे पैसा कमाना। तो कहता है कि यह खेती बाड़ी, ठीक है, जो किसान होते हैं ना, खेती बाड़ी करने वाले जो किसान होते हैं, कि उनकी जो इनकम होती है ना, उसमें पूरक हो सकता है, ठीक है, उनको बढ़ा सकता है। ये होता है पिस्सीकल्चर, मछली पालना। तो ब्रीडिंग ऑफ फिशिंग इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो विशेष रूप में निर्मित बने हुए तालाबों और पॉन्ड्स में मछली पालन। ठीक है, तो विटीकल्चर होता है हमारा कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, मीन्स की अंगूरों की खेती। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है हमारा, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। ठीक है, तो वंजीकरण उपयोग के लिए सब्जियों, फलों, फूलों को उगाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वेजिटेबल, सब्जियां, फूल और फ्रूट्स को उगाया जाता है, किसके लिए, बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। हाँ जी, तो आगे हमारा फार्म सिस्टम आ गया, इसको हम कृषि तंत्र कह सकते हैं। कहता है कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। ठीक है, कहता है कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। तो कहता है कि कृषि या खेती की एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। तो कृषि है जो खेती बाड़ी है, ठीक है, या फार्मिंग, ठीक है, तो कहता है कि इसे एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। हाँ जी, कहता है कि इसमें महत्वपूर्ण निवेश, तो निवेश इनपुट्स होती है जो हम उसमें लगाते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर में कमांड देते हैं ना, जो कीबोर्ड से जो कमांड देते हैं वो इनपुट कमांड्स होती हैं हमारी। ठीक है, हम किसी को कुछ दे रहे हैं, कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं, ठीक है, उनमें कुछ लगा रहे हैं। तो इसी तरह खेती में भी कुछ लगाना पड़ता है, ठीक है, फसल को उगाने के लिए। तो वो हमारी सारी इनपुट्स हो जाती हैं जो पहले हम लगाते हैं, जैसे बीज हो गया। तो फर्टिलाइज़र हमारे उर्वरक बोल देते हैं, कीटनाशक वगैरह होते हैं, ठीक है, जो स्प्रे वगैरह करते हैं। मशीनरी होगी, मशीन का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं, ट्रैक्टर में पेट्रोल पड़ता है, ठीक है, वो खर्चा होता है हमारा। ठीक है, और कहता है कि लेबर, तो जो मजदूरी होती है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इनपुट हो गई उसमें लगने वाली। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लोइंग, शोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो कहता है कि प्लोइंग होता है जुताई, ठीक है, शोइंग होता है बुआई, बीजना, ठीक है, इरिगेशन होता है सिंचाई करना, पानी लगाना खेतों को, वीडिंग होता है कि उसमें से जो फालतू पौधे उग जाते हैं उनको निकालना, हार्वेस्टिंग होता है फसल की कटाई करना। ठीक है, इसकी कुछ सह क्रियाएँ हैं, तो ये उनमें से शामिल है। ठीक है, इनकी कुछ क्रियाएँ में आ जाती हैं। तो कहता है कि द आउटपुट, तो ये हमारा ये कौन सा प्रोसीजर होगा, ये हमारा प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो इनपुट हमने बीज लगा दिए, तो ये हमारी प्रोसेसिंग होगी, उसमें काम हो रहा है। ठीक है, क्या क्या काम करना है, बीजना है, उसको काटना है, ठीक है, उसमें से जो वीड्स होते हैं उनको निकालना है। तो ये हमारा प्रोसेसिंग हो गया। कंप्यूटर में भी इनपुट आउटपुट
और प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट होता है ना वही सेम यहाँ पे है। तो कहता है कि द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो अब देखिए, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो हाँ जी, तो ये सारा हमारा सिस्टम के आउटपुट में आ जाता है। कहता है कि सिस्टम के आउटपुट में, ठीक है, आउटपुट जो हमारे पास क्या पैदा होके आ रहा है, फसल उग के आ रही है हमारे पास, फसल तैयार माल आ गई, ठीक है, वूल आ गई, ऊन आ गई, डेयरी फार्म के प्रोडक्ट आ गए, पोल्ट्री फार्म के प्रोडक्ट्स आ गए। तो ये सारे हमारे पास तैयार माल के रूम में आ जाते हैं। हाँ जी, तो अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात कर लें। तो कहता है कि फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ जी, कहता है कि विश्व में जो खेती बाड़ी है अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। हाँ जी, आगे कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड्स of products, labor and level of technology, farming can be classified into two types। तो फिर से देखो, कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, लेबर्स एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। तो कहता है कि भौगोलिक दिशाओं के आधार पे, ठीक है, वो वहाँ की कंडीशन कैसी है, जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, मिट्टी कहाँ, कोई लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, किस तरह की मिट्टी है वहाँ पे, कंडीशन कैसी है। तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, कौन सी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे लेबर है, लेबर मिल रही है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है कि लेवल किस तरह का लेवल है टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी का बहुत कम प्रयोग हो रहा है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है। फार्मिंग कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। तो इस तरह फार्मिंग को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया गया, बांटा गया है। हाँ जी, कहता है कि दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है निर्वाह कृषि, जीवन का निर्वाह करने के लिए जो खेती बाड़ी की जाती है। तो कमर्शियल होती है हमारी फार्मिंग वन्यजीव कृषि, ठीक है, तो व्यापार के रूप में जिसकी खेती बाड़ी की जाती है। तो पहले हम देखेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो पहले नंबर पे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहता है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। हाँ जी, कहता है कि इस प्रकार की जो खेती बाड़ी होती है ना, तो जो किसान होता है उसके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। तो जितनी उनको फसल चाहिए होती साल में अपने घर के लिए, तो उतना वो अनाज पैदा करते हैं। ट्रेडिशनली होता है पारंपरिक, जो पुराना तरीके होते हैं, ठीक है, परंपरागत रूप से, ठीक है, पारंपरिक तरीके जो पुराने तरीके हमारे आ जाते हैं। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट्स, ठीक है। तो कहता है कि पुराने तरीक़ों से, ठीक है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें लो लेवल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। हाउस होल्ड लेबर, तो घर के सारे मेंबर इसमें काम करते हैं। यूज़ टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, तो जिससे स्मॉल आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें खेती में क्या होता है कि सारी फैमिली के मेंबर मिलके लेबर करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इसमें जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है वो बहुत कम यूज़ किया जाता है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। तो इसमें स्मॉल आउटपुट आपके सामने आती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज ए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो कहता है कि जो निर्वाह खेती बाड़ी को, निर्वाह कृषि को गहन निर्वहन कृषि और आधुनिक निर्वहन कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। तो सिंपल आपने यही लर्न करना है, हिंदी में इसकी मीनिंग डिफ़िकल्ट है। तो
सब्सटेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग को आगे फिर से क्लासीफाई किया, बांटा हुआ है। तो एक आ गई हमारी इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग आ गई, तो दूसरी हमारी प्राइमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग आ गई। तो इसमें सबसे पहले हम इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग को देखते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, द फार्मर cultivates a small plot of land using simple tools and more labor। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है, इसको गहन निर्वाह कृषि बोल देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इसमें जो किसान होता है, एक छोटे भूखंड, एक ज़मीन के छोटे टुकड़े पर साधारण औजारों से, ठीक है, ज़्यादा लेबर के साथ खेती करता है, ठीक है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइंस एंड फर्टाइल सॉयल, फर्टाइल होता है उपजाऊ, ठीक है, फर्टाइल मीनिंग होता है उपजाऊ। परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप्स एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। तो कहता है कि क्लाइमेट विद द लार्ज नंबर ऑफ डेज विद द सनशाइन एंड फर्टाइल सॉयल permitted growing to more than 1 crops annually on the same plot। हाँ जी, कहता है कि अधिक धूप वाले दिनों में यहाँ पे युक्त जलवायु, सही जलवायु होता है। और कहता है कि जो मिट्टी होती है ना, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, ठीक है। तो वाले जो खेत होते हैं, तो एक साल में, जो एक साल के अंदर, ठीक है, एक से अधिक जो फसलें हैं उगाई जा सकती है। तो अगर ज़मीन उपजाऊ है, धूप आ रही है, ठीक है, तो सारा कुछ अनुकूल है, बारिश हो रही है, तो वहाँ पे एक से 2 फसलें उगाई जा सकती है। राइस इज़ द मेन क्रॉप, तो इसमें राइस जो है हमारे चावल है, ठीक है, मुख्य फसल होती है। तो अदर क्रॉप्स इंक्लूड्स, तो दूसरी फसलें इसमें शामिल है, वीट, कनक हो गई हमारी, गेहूं जिसको बोल देते हैं, मेज़, मक्का हो गया, पल्सिस, दालें हो गई हमारी, दलहन हो गया, ठीक है, एंड ऑयल सीड, तिलहन हो गया हमारे, जो ऑयल सीड जो हमारे सरसों हो गई, ठीक है, सूरजमुखी हो गया, तो ऑयल सीड सारे वो तेलीय बीज इसमें आ जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी, कहता है कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रेविलेंट, तो प्रेविलेंट होता है प्रचलित, इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। हाँ जी, कहता है कि गृहन निर्वाह जो कृषि है, खेती बाड़ी है, दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के जो अधिक जनसंख्या वाले है, संघनन जो जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है, ठीक है, तो उस एरिया में ये प्रचलित है। हाँ जी, तो ये पिक्चर है, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। द फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल फार्म, तो इनपुट्स में क्या लगता है हमारा, ठीक है, हमारी मशीनरीज आ जाती हैं, सीड्स, बीज जो लगाती हैं, केमिकल्स वगैरह लगाती हैं, तो हमारे इनपुट्स में आ जाती हैं। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, ठीक है, तो प्लॉइंग, शोइंग, स्प्रेइंग, जो फसल के ऊपर हम काम करते हैं वो हमारा इसमें आ जाता है। तो आउटपुट में हमारी जो क्रॉप तैयार होके आ जाती है। तो आगे हमारा यहाँ पे फिज़िकल इनपुट भी है। तो फिज़िकल इनपुट में क्या आ जाता है, तो इसमें सनशाइन, ठीक है, फिज़िकल जो कुदरत के रूप में हमें मिलती है, सूरज की रोशनी, टेम्परेचर, ठीक है, किस तरह का टेम्परेचर है, गर्म है, ठंडा है, तो उसके अकॉर्डिंग फसलें उगाई जाती है। स्लूप्स, ढलानदार है, ठीक है, सॉयल, मिट्टी किस तरह की, वहाँ पे बारिश कैसे होती है, तो ये हमारे फिज़िकल इनपुट में आ जाते हैं। तो ह्यूमन लेबर आ जाती है इसमें, स्टोर करना फसल को, ठीक है, मशीनरी आ जाती है, केमिकल्स वगैरह यूज़ करना है। तो ये फिज़िकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट है, ठीक है। तो जो फिज़िकल जो कुदरती तौर पे हमें मिलते हैं, तो जो इंसान की मेहनत है वो इनपुट इसमें आ जाता है। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया प्राइमिटिव होता है प्राचीन, पुरानी जो होती है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्राइमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग होता है शामिल होना, शिफ्टिंग
कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग होता है चलवाशी पशुचरण, ठीक है। तो जो लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं अपने पशुओं के साथ, ठीक है, वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इंक्लूडिंग शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो आगे इसके दो फर्दर डिवीज़न और है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देख लेते हैं पहले। तो कहता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेज़न बेसन, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे एक ट्रिक है इसको लर्न करने की, शिफ्ट। तो याद रखना, शिफ्ट होता है स्थानांतरी, ठीक है। तो शिफ्टिंग होता है, हमने देखते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो शिफ्ट वर्ड आपने पकड़ लेना है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन सी होती है, ठीक है। तो कहता है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, अमेज़न बेसन के जो संघने जो वन है ना, संघनन वन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये की जाती है। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। तो कहता है कि ये भारी बारिश और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में होती है, कि तो इस तरह का एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी जो बारिश होती है, और जो वनस्पति है ना वो बहुत जल्दी से दोबारा से वहाँ पे ग्रो कर जाती है। हाँ जी, कहता है कि प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फिलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम, ठीक है। तो कहता है कि वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। द एश आर देन मिक्सड विद द सॉयल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, जैम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन। हाँ जी, कहता है कि तब राख को मिट्टी में मिलाया जाता है और मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। तो ये फसलें वहाँ पे उगाई जाती है। हाँ जी, आगे कहता है कि आफ्टर द सॉयल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबेंडेंड। तो अबेंडेंड होता है परित्याग, एंड द कल्टीवेटर मूव टू अ न्यू प्लॉट्स। कहता है कि भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद, मीन्स कि भूमि की उपजाऊ शक्ति की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है, और जो कृषक होता है, किसान होता है, एक नई भूखंड पर चला जाता है, एक नया प्लाट पे चला जाता है, वहाँ पे सेम प्रोसीजर करता है। तो मैंने बोला था शिफ्टिंग का मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चला जाता है। एक जगह पे खेती की 2-3 साल खेती बाड़ी होती है, जब ज़मीन उपजाऊपन खो देती है तो उस ज़मीन को छोड़ के नई जगह पे चला जाता है, ठीक है। वही दरख्त काटता है, फिर फसल बोता है, फिर जब उसकी गुणवत्ता कम हो जाती फिर और नए प्लाट पे चला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो कहता है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, ठीक है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। कृतन एवं दहन एग्रीकल्चर हिंदी में बोल देते हैं, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आए चाहे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में पूछा हो, तो यही आपने लिखना है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाके एक जगह पे किसान जाता है, 2-3 साल खेती करता है, वहाँ पे ट्रीज़ को काटता है और उनको जलाने के बाद उनको मिट्टी में मिक्स करके उनकी राख को फसलें उगाता है। जब वह ज़मीन वाला हिस्सा अपनी उपजाऊ शक्ति खो देता है तो उसको छोड़ के नए प्लाट को ढूंढते हैं, वहाँ पे फिर वैसे ही खेती करते हैं। क्लियर है अब शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हाँ जी, नोमैडिक हर्डिंग इज़ ए प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड द एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। एरिड का मीनिंग बंजर भी होता है,
कहता है कि जलवायु पशुचरण सहारा, ठीक है, सहारा के अर्ध खुश्क और खुश्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान तथा जम्मू एंड कश्मीर में प्रचलित है। तो यहाँ पे ये कि खेती बाड़ी इस तरह किया जाता है कि पशुओं को अपने साथ ले जाके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक ये लोग चलते रहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, तो ये भी फार्मिंग की एक किस्म है। तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes। फॉडर होता है चारा, पशुओं के लिए जो चारा होता है। हाँ जी, कहता है कि इस प्रकार के कृषि में पशु चारक होते हैं, जो पशु को चराने वाले अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। तो एक निश्चित मार्गों पे घूमते रहते हैं। अभी इधर आ गए, गर्मियों में इधर आ गए, सर्दियों में उधर चले गए, एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। तो क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स होता है जलवायु संबंधी अड़चनें, बाधाएं। हाँ जी, कहता है कि इस प्रकार की गतिविधि, ठीक है, इस प्रकार की गतिविधि जलवायिक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जलवायु की जो बाधाएं आती हैं या भूमि की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। शीप, कैमल्स, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। तो कहता है कि पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, hides and other products to the herders and their families। तो कहता है कि यह पशु चारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल, तो हाइड्स होता है खाल, और कहता है कि अन्य उत्पादक उपलब्ध कराते हैं। हाँ जी, तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर थोड़ा लेंथी हो रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।